चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 7 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। देखते हैं तो आपने अध्याय में पढ़ चुका है कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बना लेते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को ही खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण और पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है यानी सम्मिलित है। इसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ चुका है कि खाद्य भोजन का अनेक संगठन है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठन जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं हम। उसके बाद खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां देखें तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी यानी हमिंगबर्ड पौधे का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु अपना माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। उसके बाद यहाँ एक अद्भुत सत्य दिया गया है स्टारफिश के बारे में। स्टारफिश यानी तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवक वाले जंतु का आहार करती है। कवक खुलने के बाद वह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। उसके बाद हम देखते हैं मानव में पाचन। देखें तो हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इससे पचाते हैं तथा फिर उनका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जा सकता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली इससे गुजरता है जो मुख गोहिका से आरंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गोहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बृहदांत यानी बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मल्य द्वार अथवा गुद्दा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरती है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप में हो जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचन रस स्रावित करती है और पाचन रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद मुख एवं मुख गोहिका देखें तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न और तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके द्वारा उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है तो देखें। आइए हाथ धोइए और दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना करते हैं और अपनी तर्जनी से दांतों की छू कर महसूस कीजिए और अपने मुख में आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेव अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उससे काटिए और आप इससे काटने एवं दंशन के लिए दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का काम करती है? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने का काम करती है। अपने प्रेक्षण सारणी में हम लिख सकते हैं।
उसके बाद हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस अनुस्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका हम पता लगाते हैं। यहाँ देखते हैं दूध के दांत तथा अस्थायी दांत के बारे में देखते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशवकाल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। तो हम चलिए देखते हैं लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो परीक्षण करने के लिए हम 2 परख नलियाँ लीजिए और उन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए और 1 चम्मच उबले चावल मुख से लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा उन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए और दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलय की 2 से 3 बूंदें डालिए तथा उनके परीक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है और परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कर सकते हैं। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है और इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है तथा किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसका अतिरिक्त यह भोजन के लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी हमारी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। इसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप 2.4 में द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। पहले कुछ वहाँ पॉइंट दिए गए थे, देखते हैं मिठाइयों और दंत क्षय में देखते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उसमें हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा में विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है अध्याय हम 8 में पढ़ेंगे। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों की क्षति पहुंचाती है और इसे दंत क्षय कहते हैं और यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर सकती है। और चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ और अन्य पदार्थ दंत क्षय के मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालना चाहिए। क्रियाकलाप के हिसाब से समझे हो निम्न पदार्थों को अलग अलग विलय तैयार करते हैं। चीनी का विलय, नमक का विलय और नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। दूसरा स्टेप है अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकलवाकर सीधी रखने को कहिए। और फिर तीसरा स्टेप है 2.6 में दर्शाए गए चित्र में जीभ के विभिन्न क्षेत्रों में ऊपर उपयुक्त में से किसी एक विलय के नमूने के 1-2 बूंद रखिए। विलय रखने के लिए दांत कूरेदने की चीख या उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक सिंक का उपयोग कीजिए। फिर चौथा स्टेप है अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। 5वां स्टेप है अब अपने परीक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में जो दिखाया गया है प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए। उसका संवेदन यानी अनुभव करके उसके द्वारा होता है और अन्य सहपाठियों द्वारा। इसका हम दोहरा सकते हैं, इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। उसके बाद भोजन नली ग्रसिका देखें तो निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती है।
होती हुई जाती है और ग्रसिका की भीति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। ऐसी घटना याद कीजिए कि जब भोजन के बाद अपने के किया होगा तथा इसी के कारण के विषय में सोचे होंगे। अपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से इस विषय पर चर्चा हम कर सकते हैं। और उसके बाद आमाशय देखते हैं तो आमाशय मोटी भीति वाली एवं थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं यू की आकृति को होती है तथा आहार नाल की सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रष्टिकानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है और आमाशय का आंतरिक स्तर यानी सतह एस्लेमर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावी करता है। एस्लेमर आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंचाए जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। उसके बाद क्षुद्रांत हम देखें। क्षुद्रांत के पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो कभी कभी आप जब जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन सा अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रासिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है? भोजन निकलने के समय एक मार्शल रचना वलय का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोग बस यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। क्षुद्रांत देखें। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडित नली है। यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भीति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी यानी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थिर होती है। अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करते हैं और तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के नीचे वाले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वाशा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर कुछ महत्वपूर्ण बात। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ था। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया था तथा आमाशय में एक छिद्र हो गई थी और उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया था। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था और उसने कुछ रोचक परीक्षण किया था। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भीति से सरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है।
उसके बाद देखते हैं क्षुद्रांत में अवशोषण देखते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भीति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस क्रमण को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भीति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोमन अथवा रंसाकूर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम के आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल्य क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है और दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं से चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को निष्वागीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता वह बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बृहदान्त्र क्या है। बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। उसके बाद हम घास खाने वाले जंतुओं में पाचन देखें तो क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हो। वास्तव में वे पहले घास की जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर देते हैं और यह भाग रूमेन यानी प्रथम आमाशय कहलाता है और रूमेनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिससे जुगाली यानी कट कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिससे वह चबाता रहता है और इस प्रक्रम को हम रोमंथ क्या कहते हैं यानी जुगाली करना कहते हैं और तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोस की प्रचुरता होती है और जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोस का पाचन नहीं कर पाते हैं। रेमिनेंट्स के क्षुद्रांत एवं बृहदान्त्र के बीच एक एनोथेलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं और भोजन के सेलुलोस का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक अपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है। जंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं और हम इस खंड 2.4 में देख सकते हैं। आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का भी अध्ययन कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात हम देखें दस्त के बारे में। कभी कभी आपको जल रूपी तले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों के यह अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने के पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल के एक चुटकी नमक एवं चीनी घोल कर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं।